नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित बिंजवा और हम कवर कर रहे हैं यहाँ पर एमपीजीके का जो सेक्शन चल रहा है। एमपीजीके के जो सेक्शन में हम आ चुके हैं, वो जो सेक्शन है वो है ना, आगे का सॉइल, है ना। हमने परियोजना भी इसके बाद देखनी है ना। रिवर सिस्टम हमने शुरू खत्म कर लिया था। उसके पहले हम थोड़ा सा सॉइल देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलेंगे किसमें, है ना, प्रोजेक्ट्स में। प्रोजेक्ट में आपको एक साथ बताने वाला हूँ, है ना। तो एक छोटा टॉपिक और आ जाता है हमारा बीच में, सॉइल, उसको भी खत्म कर ही लेते हैं, है ना। तो मध्य प्रदेश में मृदा, है ना, मध्य प्रदेश में मृदा या फिर सॉइल। अब मृदा होती क्या है, कैसे निर्मित होती है ना। ये महत्वपूर्ण है कि मृदा का निर्माण कैसा होता है, मृदा जो होती है वो कैसे निर्मित होती है। तो सिंपल से शब्दों में यदि कहा जाए तो पृथ्वी पर मौजूद जो रॉक स्ट्रक्चर होता है, पृथ्वी पर मौजूद जो चट्टानें होती है, वो समय अनुसार, है ना, समय अनुसार जैसे जैसे तापमान में, जलवायु में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन होता है, ठीक है, वर्षा की मात्रा कम ज़्यादा होती है ना, इसके कारण क्या होते हैं, पत्थर धीरे धीरे टूटना शुरू करते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे वो टूटना शुरू करते हैं, टूट कर वो बिखर जाते हैं, टूटना शुरू करते हैं, टूट कर वो बिखर जाते हैं। और बिखरी हुई इसी संरचना को हम क्या कह देते हैं, इनको हम कह देते हैं चट्टाने, है ना। बिखरी हुई इसी संरचना को हम क्या कह देते हैं, चट्टाने, या फिर हम इसी संरचना को क्या कहते हैं, रॉक कहते हैं। इसी संरचना को हम चट्टाने या रॉक कहते हैं। यहाँ पर समझो, है ना, कि सॉरी, मृदा कहते हैं इसी संरचना को। चलिए, तो मृदा जो थी उसका निर्माण कैसे हुआ था। सबसे पहले जो सतह पर जो हमारी चट्टानें होती है ना, सतह पर चट्टानें होती है ना, इन पर किसका प्रभाव पड़ता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। वातावरण का प्रभाव इसके ऊपर पड़ता है। वातावरण का यदि प्रभाव पड़ा तो उसमें क्या क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान, है ना, आर्द्रता, वर्षा, ठीक है, ठीक है, इन सभी चीज़ों का अधिकांशतः प्रभाव पड़ता है। उसके अलावा वो जो होती है वायु भी इसको प्रभावित करेगी, ठीक है। या फिर उसके अलावा यदि हम बात करें अन्य कारकों में, यदि और अंदर की तरफ जाएं तो रासायनिक अभिक्रिया में सब आ जाएगा। भले वो पानी से हो रही हो या फिर अम्ल वर्षा हो रही हो, है ना, पानी से हो रही हो या अम्ल वर्षा हो रही हो, या फिर मौसमी रूप से, है ना, आर्द्रता के कारण कोई ऑक्सीडेशन हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, है ना, या फिर सल्फेट्स बन रहे हो, या फिर कुछ भी हो रहा हो, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया होगी तो वो किस में आ जाएगी, रासायनिक प्रक्रिया में आ जाएगी। अब उसके कारण, रासायनिक प्रक्रिया जो होती है उसके कारण क्या हो जाता है, उसके अंदर आपको देखने को मिलता है अपरदन या फिर इरोजन देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अपक्षय अपरदन देखने को मिलता है। वेदरिंग इरोजन देखने को मिलता है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एक चट्टान होती है ना, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। प्रभाव कौन कौन से बात करी, ये प्रभाव थे सब, है ना, ये सब प्रभाव थे। ये प्रभाव इसके ऊपर पड़ते हैं। जैसे जैसे ये प्रभाव इसके ऊपर पड़ते हैं तो इसके अंदर एक प्रक्रिया होती है जिससे क्या हो जाता है, ये टूट जाता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अपक्षय कहते हैं, है ना। अपक्षय या फिर वेदरिंग होती है। वेदरिंग होने के पश्चात ये टुकड़ा यहाँ टूट के गिर जाता है। फिर ये टुकड़ा अन्य टुकड़ों में वेदरिंग के साथ में टूटता ही चला जाता है ना, अन्य टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है। ये बढ़ गया, ठीक है। अब इसको क्या करती है, अन्य कारक, है ना, बहुत सारे कारक हो सकते हैं। कारक कौन कौन से हो सकते हैं, पानी, हवा, हिमानी, पानी हो गई, हवा हो गया, हिमानी हो गई। हिमानी मतलब ग्लेशियर हो जाते हैं। या फिर भूमिगत जल जो अंदर की तरफ होता है, भूजल जो होता है वो, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाते हैं, कुछ और कारक होते हैं, वर्षा। ये जो कारक होते हैं ये अपने साथ बहा कर ले जाते हैं, अपने साथ क्या करते हैं, बहा कर ले जाते हैं, है ना। तो मतलब कणों का बहाव, कणों
का जो पार्टिकल्स यहाँ से निकले, कणों का बहाव, कणों का बहाव हो जाता है, मतलब ये यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं और किसी जगह पर एक लेयर के फॉर्म में परत दर परत बिछ जाते हैं, परत दर परत, है ना, ये बिछ जाते हैं। और ये परतें जो बन जाती है ये महीन कणों की होती है, क्योंकि महीन कण या फिर फाइन पार्टिकल, है ना, महीन कण होते हैं, फाइन पार्टिकल के फॉर्म में हो जाती है। और यही क्या बन जाती है, हमारी मृदा या सॉइल। ठीक है, मृदा या फिर सॉइल बन जाती है। इसके बनने की ये सामान्य प्रक्रिया है। इस रूप से मृदा का निर्माण कंप्लीट होता है। ठीक है, तो मृदा क्या है, भौतिक या रासायनिक कारकों द्वारा, है ना, सामान्य शब्दों में सुने, एकदम सामान्य रूप से बोले, भौतिक या रासायनिक कारकों द्वारा चट्टानों की टूट फूट से निर्मित, है ना, चट्टानों की टूट फूट से निर्मित अपक्षयित तथा अपर्दित पदार्थ, अपक्षयित तथा अपर्दित पदार्थ जब छोटे छोटे कणों के रूप में बन जाता है, जब छोटे छोटे कणों के रूप में बनकर बिखर जाता है, और ये ऊपरी सतही क्या कहलाती है, हमारी मृदा कहलाती है ना। अपक्षयित पदार्थ की ये ऊपरी सतही क्या कहलाएगी, हमारी मृदा कहलाती है ना। यही क्या कहलाएगी, सॉइल कहलाएगी, है ना। तो मृदा निर्माण की प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। और मृदा का रंग जो होता है ना, बात करें मृदा का रंग, रंग किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करेगा चट्टान, ठीक है, प्लस अभिक्रिया, उसके ऊपर किस प्रकार की अभिक्रिया हुई थी, है ना। चट्टान के ऊपर भी डिपेंड करता है और उस पर होने वाली अभिक्रिया पर भी डिपेंड करता है रंग। ठीक है, जैसे चट्टान तो कैसी है, चट्टान कैसी है, हमारी सामान्य पुराने जमाने की चट्टान है, लेकिन उस पर यदि वर्षा अधिक होगी, यदि वर्षा अधिक होगी तो लिंचिंग की प्रक्रिया अधिक होगी, लिंचिंग की प्रक्रिया अधिक होगी तो चट्टानों से खनिज तत्व जो घुलने वाले हैं घुलकर बाहर निकल जाएंगे, मतलब वर्षा के कारण जो खनिज तत्व बहकर निकल जाते हैं उसे लिंचिंग की प्रक्रिया कहते हैं। ये यदि प्रक्रिया ज़्यादा होगी तो उस प्रक्रिया के कारण, ये जो प्रक्रिया ज़्यादा हुई, इस प्रक्रिया के कारण स्थिति ऐसी बन जाएगी कि वहाँ पर आपको क्या दिखाई देंगे, खनिज दिखाई देंगे, लेकिन मेटेलिक प्रकार के दिखाई देंगे। ठीक है, और धात्विक प्रकार के खनिज दिखाई देंगे, तो मृदा कैसी हो जाएगी, लेटेराइट प्रकार की हो जाएगी और पर्वतीय प्रकार की मृदा दिखाई देगी। ठीक है, चट्टान से तो टूटी है, काली प्रकार की मृदा तो है, चट्टान से टूटी है, और मृदा कैसी है, ज्वालामुखी चट्टानों से मिलकर बनी हुई है, लेकिन यदि उसके अंदर जीवाश्म आ जाता है तो जीवाश्म वाली मृदा वो बन जाएगी। यदि ये पर्वतीय क्षेत्रों में मिलती है तो पर्वतीय क्षेत्रों वाली मृदा बन जाएगी। ठीक है, इसके अंदर दूसरी मिट्टी के अंश मिल जाते हैं तो मिश्रित प्रकार की मृदा बन जाएगी। तो मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, उसके साथ होने वाली अभिक्रिया और चट्टान के ऊपर डिपेंड करती है, उस पे साथ क्या अभिक्रिया हो रही है ना, और चट्टान कौन सी प्रकार की है ना, इन दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, चले अब आगे, अब देख लेते हैं चट्टानी संरचना को, है ना, चट्टानी संरचना को यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए चट्टानी संरचना, यदि हम यहाँ से बात करें तो सबसे नीचे क्या होते हैं, बोल्डर, सबसे नीचे बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे, उसके ऊपर उससे छोटे पत्थर दिखाई दे रहे, उससे ऊपर उससे छोटे, है ना, प्लस उसके साथ में छोटे टुकड़े भी, मतलब मिट्टी भी दिखाई दे रही है, और फिर उसके ऊपर ऊपरी मृदा दिखाई दे रही है, और ये सबसे कम, मतलब सबसे बड़ा क्षेत्र मृदा का सबसे बड़ा क्षेत्र है, और ये सबसे टॉप सॉइल दिखाई दे रही है। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो मृदा होती है उसको ऑर्गेनिक लेयर कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिक लेयर मतलब जीवाश्म युक्त, है ना, कैसी लेयर, ऑर्गेनिक लेयर मतलब जीवाश्म युक्त, है ना, जीवाश्म युक्त, ये हमारा क्षेत्र होता है, सबसे ऊपर होता है, जिसे ऑर्गेनिक लेयर, है ना, जिसमें क्या मौजूद होता है, ह्यूमस होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, ह्यूमस। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ह्यूमस। ह्यूमस क्या चीज होती है, अब यहां पर समझो, है ना। अब ह्यूमस क्या हो जाती है ना, ह्यूमस क्या हो जाती है, जो पेड़ पौधे पत्ती गिराते हैं, है ना, पत्तियां गिरा देते हैं, ठीक है, टहनियां, पत्तियां, टहनियां, फल फूल, है ना, ये सब गिरा देते हैं, और ये अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, मतलब उनका क्या हो जाता है ना, उनको छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं, और उसी जगह पर मिट्टी में मिला देते हैं, तो ये ही जैविक रूप से अपघटित, है ना, जो पदार्थ होता है वही क्या होगा, सड़ा गला
अपघटित, सड़ा गला अपघटित पदार्थ ही क्या कहलाएगा हमारा, ह्यूमस कहलाता है। जैसे पत्तियां आपको दिखाई देती है, पत्तियों का चूरा आपको दिखाई देता है, मिट्टी के ऊपर पड़ा हुआ सूखी पत्तियां पड़ी दिखाई देती है। अब वो पत्तियों का चूरा बहुत समय के लंबे अंतराल के बाद धीरे 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 अपघटित होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगा और वो एक समय पर मिट्टी में ही मिल जाएगा। जब आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लाते हैं या फिर ऑर्गेनिक खाद लेकर आते हैं तो वो काले रंग की दिखाई देती है। उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर पानी भी होता है, थोड़ी सी हल्की सी नमी होती है ना, और उसके अंदर आपको छोटे छोटे टुकड़े भी दिखाई देते हैं, डंडियों के, पत्तियों के हल्के फुल्के टुकड़े दिखाई देते हैं। जैसे आप उसको डालते हैं तो वो और सड़ेंगे और ज़्यादा ह्यूमस बनाएंगे। ह्यूमस मतलब पेड़ पौधे के जितने भी अवशेष हैं वो जब सड़ गल जाते हैं और वही क्या बना देते हैं, हमारे लिए ह्यूमस बना देते हैं। और ये पौधे की वृद्धि के लिए अत्यंत आवश्यक तत्व है, ठीक है, जो हमको सबसे ऊपर वाली लेयर में मिलता है और ये सबसे पतली लेयर होती है। ठीक है, दूसरी लेयर होती है वो क्या है, लेयर ए। पहले लेयर कौन सी है, ओ, दूसरी लेयर कौन सी है, ए। इसको बोलते हैं टॉप सॉइल या फिर ऊपरी मृदा, ऊपरी मृदा के रूप में जाना जाता है। ज्योग्राफी में भी ये टॉपिक है, इसको वैसे भी समझना पड़ता है आपको, तो यहां भी समझ लो। ठीक है, टॉप सॉइल। ठीक है, अब टॉप सॉइल जो है सबसे ज्यादा मृदा वाला क्षेत्र है। ये देखिए, सबसे ज्यादा अच्छी मृदा आपको मिलेगी यहां पर, लेकिन इसके अंदर ह्यूमस नहीं पाया जाता। ह्यूमस की मात्रा इसके अंदर क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। मिनरल्स और ह्यूमस थोड़े से मिलते हैं इसके अंदर। मेनली इसके अंदर क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, मतलब खनिज। खनिज वाली जो लेयर होगी हमारी, कौन सी होगी, लेयर नंबर ए। ठीक है, टॉप सॉइल या फिर ऊपरी मृदा जो होती है वो खनिज वाली मृदा होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है ना। अब क्या हो जाते हैं, जो खनिज, यहां से सिंपल सी एकदम सीधी बात करें, जो खनिज यहां से रिसकर पहुंच जाते नीचे, है ना, जहां से यहां से रिसकर खनिज कहां पहुंच जाते, नीचे। जैसे है ना, अलग अलग छलनी हम लगा के रखते हैं, तो सबसे ऊपर बारीक छलनी है, फिर और छलनी, तो छलनी में से रिस के नीचे की तरफ भी हमको एक एक्सट्रैक्ट मिलता है, मतलब आखिरी में जो चीज बचती है। तो यहां से खनिज क्या हो जाते हैं, ज्यादा पानी डालोगे ना मिट्टी में, आपको लगेगा ज्यादा पानी है मिट्टी में, ज्यादा पानी डाल दो, तो आपकी मिट्टी के खनिज कहां से कहां चले जाएंगे, नीचे वाली लेयर में चले जाएंगे, और ऊपर की मृदा आपकी क्या हो जाएगी, ऊपर वाली मृदा आपकी खराब हो जाएगी, मतलब वो मिनरल कम हो जाएंगे उसमें, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, तो ये जो लेयर होती है इसके अंदर लिंच्ड मिनरल्स होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर देखने को मिलता है ना। मतलब ऊपरी टॉप सॉइल से जो खनिज रिस कर नीचे आते हैं वो लेयर ई में मौजूद होते हैं, लेयर ई में मौजूद होते हैं। और लेयर ई ए और ए का ही पार्ट होती है, ये किसका पार्ट होती है, ए का ही पार्ट होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं किसमें, पार्ट बी में, ये होती है सब सॉइल, है ना, उपमृदा। उपमृदा होती है। उपमृदा वाला जो सेक्शन होता है इसमें डीकंपोज मटेरियल मिलता है, डीकंपोज्ड मटेरियल मिलता है। ठीक है, और मेटल साल्ट मिलता है आपको। ठीक है, मेटल सॉल्ट्स आपको मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पानी पहुँच पाता है, इसमें भी जो धातुएं होती है वो एक दूसरे से रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट्स बना लेती है, और ये क्या हो जाता है, डीकंपोज्ड मटेरियल इसके अंदर मिलता है। क्योंकि इसमें जड़ें पहुँचती है ना, लेकिन यहाँ तक ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है, इसलिए पूरी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाती है, और जीवाश्म रूप में हमको यहां पर मिलती है। जो जीवाश्म मिलते हैं ना आपको दबे हुए, तो वो इस वाली लेयर में मिलते हैं। क्या मिलता है इसमें से, जीवाश्म। कौन सी लेयर की बात कर रहे हैं, है ना, आप बात कर रहे हैं लेयर बी की। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं नीचे की सी लेयर आती है, इसको बोलते हैं पेरेंट रॉक, है ना। इसे कहते हैं आधारभूत, है ना, आधारभूत चट्टाने, जिससे ये मृदा बनी है। यदि आधारभूत चट्टाने, है ना, आधारभूत चट्टाने जो है वो किस प्रकार की है, आधारभूत चट्टाने यदि हम बात करें वो बेसोल्टिक रॉक है, तो मतलब ऊपर की मिट्टी कैसी होगी, काली होगी। आधारभूत चट्टाने यदि कैसी है, पुरानी चट्टाने हैं, धारवाड़ प्रकार की चट्टाने हैं, तो ऊपर की मिट्टी कैसी होगी, लाल पीली टाइप की होगी। समझ में आया, है ना। और आधारभूत चट्टानों के ऊपर निरंतर पानी की प्रक्रिया चल रही है ना, पानी की प्रक्रिया चली थी, बहुत समय तक पानी निकलता रहा, बाढ़ आती रही, तो ऊपर की मृदा कैसी होगी, एलुवियल टाइप की होगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पेरेंट रॉक हो जाते हैं। ठीक है, इसी से ऊपर वेदर्ड मटेरियल इसका क्या बना देता है, सॉइल, इनसे ही टूटकर ये सब लेयर बनी हुई होती है।
आर आर आ जाता है, बेड रॉक्स आ जाते हैं, है ना। ये बिना किसी प्रकार के अपक्षय की जो चट्टानें होती है, जब आप बोरिंग करवाते, बोरिंग करवाने में तो एक समय के बाद बोरिंग करने वाले बोल देते कि भैया नीचे तो चट्टान आ गई है, इससे ज़्यादा बोरिंग नहीं हो सकता है ना। आपने बोरिंग वाले को सुनना, तो 100 फीट 200 फीट, कई कहीं पे 400 500 फीट तक भी ये चट्टानें नहीं मिल पाती है, हजार फीट तक भी ऐसे बोरिंग देखने को मिलते हैं हमको, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होता है, ये बेड रॉक्स होते हैं, मतलब इसको बोलते हैं आधारशिला, है ना। आधार चट्टानें, है ना, या फिर निचली चट्टानें, निचली या फिर आधार या फिर सबसे नीचे की चट्टानें होती है, जिसके ऊपर ये पूरी रॉक्स जो लेयर होती है ये टिकी हुई होती है ना। इसे ही आधारभूत चट्टानें कहते हैं, ठीक है। ये था निर्माण की प्रक्रिया, कैसे किसी चट्टान को, कैसे किसी प्रकार की मृदा बनती है ना, वो निर्माण की प्रक्रिया यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। तो इसे क्या कहते हैं, सॉइल होराइजोन कहते हैं, या फिर मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका, मृदा परिच्छेदिका के नाम से इसे जाना जाता है। अब आगे पढ़ लेते हैं हम कुछ चीजें इसके बारे में, है ना। शैलों के विघटन, है ना, शैलों के विघटन एवं वियोजन से, विघटन मतलब टूटना, वियोजन मतलब जुड़ना, ठीक है। विघटित होगी टूटने और जुड़ने से उत्पन्न ढीले एवं असंगठित भू पदार्थों को मिट्टी कहा जाता है। ढीले एवं असंगठित पदार्थ जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, उसके अंदर लाल डाल दो लाल भी आ जाएगी, काली डाल दो काली भी आ जाएगी, और वो वहीं पड़ा रहेगा, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत जगह पूरे मालवा का पठार क्षेत्र है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको दिखाई देता है कि एक मैदान है जिसमें लाल मिट्टी है पूरी, तो वहाँ पर कुछ चट्टानें रही होगी पुरानी, और जैसे ही वो पुरानी चट्टानें टूटी तो उस वहाँ पर क्या बन गई, लाल प्रकार की चट्टानें। लाल प्रकार की चट्टानों से बनी हुई मृदा, लाल मृदा आपको देखने को मिलती है, ठीक है। नदी घाटियों को छोड़ दे तो अधिकतर मध्य प्रदेश में प्रौढ़ चट्टानें पाई जाती है ना। मध्य प्रदेश में प्रौढ़ चट्टानें पाई जाती, मतलब पुरानी चट्टानें पाई जाती है, क्योंकि प्रदेश की मिट्टी की प्रकृति निर्धारित, है ना, जो प्रदेश की मिट्टी की प्रकृति को निर्धारित करती है। यहाँ पाई जाने वाली प्राचीन चट्टानों के, है ना, यहाँ पाई जाने वाली प्राचीन चट्टानों के द्वारा ही ये होता है। पुरानी चट्टानें ही उस क्षेत्र का, या फिर आधारशिला जो होती है, ये जो हमने पेरेंट रॉक बोले, इसके ऊपर ही आधारित होती है कि ऊपर की मिट्टी किस प्रकार की होगी। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। पश्चिम में मालवा की बात करें, विंध्यन की बात करें, विंध्यन क्षेत्र, निमाड़ क्षेत्र, है ना, ये जो पठार क्षेत्र है, और नर्मदा घाटी क्षेत्र जो देखने को मिलता है, नर्मदा घाटी क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में काली मृदा देखने को मिलती है। मालवा क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, मालवा हो गया, निमाड़ हो गया, विंध्य क्षेत्र हो गया, नर्मदा घाटी हो गई, इसमें, है ना, गहरी काली प्रकार की मृदा मिलती है। उसके अलावा छिछली काली, मध्यम काली प्रकार की मृदा होगी, है ना, आगे बताऊंगा। बुंदेलखंड एवं उत्तरी मध्य प्रदेश में, है ना, ग्रिड क्षेत्रों में मिश्रित प्रकार की मृदा देखने को मिलती है ना, मिश्रित काली और लाल कंकरीली मृदा देखने को मिलती है, ठीक है। दूरस्थ उत्तर के क्षेत्र में, है ना, जैसे मुरैना, भिंड, है ना, ग्वालियर, इसमें किस प्रकार की मृदा देखने को मिलेगी, दोमट मृदा देखने को मिलेगी, या फिर इसी को ही एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। दोमट प्रकार की मृदा, लेकिन ये सूख जाती है तो दोमट कहलाती है। एलुवियल मतलब क्या हो जाएगी, निरंतर पानी के संपर्क में रहने वाली और निरंतर पानी के साथ में रिन्यू होने वाली, हर साल बाढ़ के साथ में रिन्यू होती जाएगी जो मृदा, तो वो कैसी कहलाएगी, एलुवियल। यदि ये पुरानी प्रकार की एलुवियल जैसे टाइप की दिखाई देती है, जो बहुत लंबे समय में रिन्यू होती है, तो वो कहलाएगी दोमट। ये भी नदी से बनी, वो भी दोमट नदी से ही बनी हुई है ना। पूर्व और दक्षिण के पठारों और मैदानों में काली तथा लाल मिट्टी पाई जाती है ना। काली और लाल मिट्टी पूर्व और पश्चिम के पठारों में देखने को मिल जाती है, लाल मृदा मिट्टी पाई जाती है। इसी कारण मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की, है ना, विभिन्न प्रकार की फसलों का, है ना, उत्पादन संभव है। बहुत सारी फसलें, क्योंकि यहाँ पर यदि पहाड़ी क्षेत्र में जाएंगे तो लेटेराइट भी मिलेगी, पहाड़ी क्षेत्रों में लेटेराइट भी देखने को आपको वहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो ये इसको एज इट इज नोट करें, बहुत सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन है ये हमारे सेक्शन का। आओ आगे, है ना। तो यहाँ पर शुरू करते हैं मृदा के प्रकार से। मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, ठीक है। मृदा के प्रकार, मध्य प्रदेश में विभिन्न जिलों में अलग अलग श्रेणी में मृदा का
प्रकार पाया जाता है। अलग अलग श्रेणी में अलग अलग क्षेत्रों में मृदा का प्रकार पाया जाता है, जिसका विवरण सारणी में प्रमुख रूप से किया गया है। हम आगे की तरफ देखेंगे। उपलब्ध जानकारी के अनुसार अधिकतर जिलों में गहरी काली, है ना, अधिकतर जिलों में गहरी काली मृदा पाई जाती है, जो कि उच्च उर्वरता शक्ति के लिए जानी जाती है ना। गहरी काली, अब गहरी काली देखिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, ये डार्क ब्लैक सॉइल है ना, गहरी काली प्रकार की, देखिए एकदम गहरी काली प्रकार की मृदा पाई जाती है। ठीक है, जैसे नर्मदा नदी के जो किनारे पर है, नर्मदा नदी के किनारे पर जो मृदा दिखाई देती है वो गहरी काली, अब उच्च उर्वरकता वाली पाई जाती है। मतलब यहाँ पर उर्वर क्षमता ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इसमें अंदर थोड़े जीवाश्म पाए जाते हैं, है ना। इसे क्या कहा जाता है? चेरनोजम है ना। मतलब काली मृदा प्लस इसके अंदर क्या मिला होगा? ह्यूमस, है ना। काली मृदा के अंदर ह्यूमस मिला दो तो वो क्या बन जाती है? चेरनोजम बन जाती है। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, पूछा जाएगा एग्जाम में। चेरनोजम क्या होता है? चेरनोजम मतलब उर्वरक क्षमता वाली काली मृदा जो नर्मदा नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। विभिन्न जिलों में उपलब्ध, ठीक है, विभिन्न जिलों में उपलब्ध भूमि की उर्वर शक्ति वर्तमान में फसलों की लाभदायक क्षमता को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, और राज्य में कृषि की उन्नति को कायम रखने के लिए नई विधियों को बढ़ावा देने के बारे में संभावित कार्यवाही की पहचान करने में सहायता करती है। ठीक है, सभी सॉइल लगभग यहाँ पर दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में मिलने वाली। देखिए एलुवियल सॉइल थोड़ी रेतीली प्रकार की दिखाई दे रही है आपको, है ना, रेतीली प्रकार की, क्योंकि नदी के साथ बहा कर लाए गए हुए अवसाद से ये बनती है। किसके साथ बनती है? नदी, है ना। एलुवियल सॉइल की बात करें तो एलुवियल सॉइल किसके साथ बनती है? नदी द्वारा लाए गए अवसाद से। ठीक है, काली मृदा की बात करें तो काली मृदा किसके साथ बनते हैं? ज्वालामुखी चट्टानों से, है ना, ज्वालामुखी चट्टान से बनती है। रेड की बात करें तो रेड सॉइल किससे बनती है? लाल मृदा किससे मिलकर बनेगी? पुरानी चट्टानों से, है ना, पुरानी चट्टानों से मिलकर क्या बनेगी? हमारी रेड सॉइल बनेगी। लेटेराइट आपको कहाँ देखने को मिलेगी? अधिक वर्षा प्लस पर्वतों पर, अधिक वर्षा क्षेत्र कहाँ पर? पर्वतों पर ऐसी देखने को मिलेगी। उसके अलावा आपको आखिरी दिखाई दे रही शुष्क मृदा, है ना, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों में एरिड सॉइल या फिर जो मरुस्थलीय मृदा है वो देखने को आपको मिलती है। ठीक है देखो काली मृदा आपको डार्क दिखाई दे रही है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार की मृदा दिखाई दे रही है। देखिए एकदम काली, ठीक है, उससे कम काली, फिर उसके बाद ये मिश्रित प्रकार की मृदा दिख रही है। यहाँ पर अलग अलग टाइप आपको दिखाई दे रही है। ये काली है, फिर उससे थोड़ी सी, है ना, थोड़ी सी डार्क आ रही है, थोड़ी हल्की काली, ठीक है, और उसके बाद लाल दिखाई दे रही है, और उसके बाद वो एरिड वाली शुष्क क्षेत्रों की रेतीली मृदा दिखाई दे रही है, जिसमें पानी की बहुत कमी देखने को मिलती है। ठीक है, चलें आगे आ जाते हैं। शुरुआत करते हैं काली मृदा से। काली मृदा का निर्माण यदि बात करें, निर्माण की बात करें तो आग्नेय चट्टानों से, है ना, आग्नेय चट्टानों से इनका निर्माण होता है। आग्नेय में भी कौन सी? बेसाल्ट, है ना, आग्नेय की बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और ये मालवा के पठार क्षेत्र पे दिखाई देती है, जो किसका हिस्सा है? दक्कन के पठार का हिस्सा है ना। कहां पर निर्माण हुआ है? दक्कन, प्रमुख रूप से कहां दिखाई देता है ये हिस्सा? दक्कन में देखने को मिलता है। ये हिस्सा कहां देखने को मिलता है? दक्कन का पठार है। दक्कन के पठार में मालवा के साथ में काठियावाड़ क्षेत्र में भी ये देखने को मिलेगी। ठीक है, ये है ना, ये देखिए ब्लैक सॉइल आपको यहाँ दिखाई दे रही है, एकदम काले रंग की, बहुत डार्क काले रंग में दिखाई देती है। अब इसमें बात करें, या मध्य प्रदेश का नक्शा देखो, छोटा सा नक्शा लगा रखा है मैंने यहाँ पे, तो ये जो क्षेत्र दिखाई दे रही है काला, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े भाग में पाई जाने वाली मृदा है ना। सर्वाधिक क्षेत्रफल
सर्वाधिक क्षेत्रफल पर मिलने वाली मृदा है मध्य प्रदेश में। ये बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है, ठीक है, बेसाल्ट रॉक से बनी हुई है, आग्नेय चट्टानें, ठीक है, और ये बहुत बारीक मृदा होती है, बहुत बारीक। सभी मृदाओं के कणों की यदि हम तुलना करें तो उसमें सबसे बारीक कण यदि मिलेंगे तो किसके मिलेंगे? काली मृदा के मिलेंगे, ठीक है। फसलों की बात करें तो फसलों में कौन कौन सी फसलें मिल रही है आपको, है ना? आपको मिलेगी फसलें तो कौन सी? कपास, तिलहन, मोटे अनाज, खट्टे फल इसके अंदर उगते हैं। खट्टे फल की बात करो तो कहाँ पर? यह हमारे महाराष्ट्र वाले रीजन में खट्टे फल, नागपुर वाला, भंडारा वाला इलाका, नागपुर, भंडारा, फिर उसके आसपास इधर की तरफ वेस्टर्न घाट, यहाँ पर आपको इस प्रकार के फल देखने को मिलेंगे। इसमें लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, है ना, पाया जाता है, ठीक है। क्या क्या मिल रहा है? लोहा, चूना। लोहे के कारण भी इसका कलर क्या होता है ना, आयरन मौजूद होता है, और चूना, इन दोनों के कारण इसका अधिकांशतः कलर देखने को मिलता है क्या? काला। एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम पाया जाता है, परंतु नाइट्रोजन, है ना, ये भी याद रखना है आपको, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बनिक पदार्थ, है ना, इन सब की कमी होती है। मतलब इसके अंदर क्या होता है? ह्यूमस, ह्यूमस नहीं पाया जाता, नहीं या फिर कम पाया जाता है, ठीक है। जो चेरनोजम वाली है उसमें तो पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाता, बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, इसलिए नए प्रकार की ही मृदा निकल के आ जाती है। काली मिट्टी मध्य प्रदेश में मालवा का पठार, सतपुड़ा, ठीक है, सतपुड़ा का कुछ भाग तथा नर्मदा नदी घाटी में मिलती है। मुख्य रूप से कहाँ? नर्मदा नदी अच्छा क्षेत्र है, अच्छी ज़्यादा काली यहाँ पर मिलती है आपको। उसके अलावा मालवा के पठार पर क्या कैसी मिलती है आपको, है ना, सामान्य काली और छिछली काली वाली मृदा आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। जिले स्तर पर यह मंदसौर, है ना, जिले में बात करें तो मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, धार, झाबुआ, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, रायसेन, विदिशा, सागर, दमोह, जबलपुर, नरसिंहगढ़, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, गुना, शिवपुरी, सीधी आदि जिलों में पाई जाती है। बहुत सारे जिले हैं क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्र इसी मिट्टी का है। सीधी में भी थोड़ी सी देखने को मिलती है, आदि जिलों में, है ना, फैली हुई है। ये आदि जिलों में फैली मृदा दिखाई देती है। प्रदेश के, है ना, कितने? प्रदेश के कितना? 47.6% क्षेत्र पर फैली हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक है। 47.6% पार्ट पर यह फैली हुई है, लगभग 50% ही मानो भैया, 50%, क्योंकि इसके साथ में मिश्रित मृदा भी मिली हुई है। मिश्रित मृदा वाला क्षेत्र भी इसके अंदर ही थोड़ा आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर भी काली, कहीं पे काली, कहीं पीली, कहीं पे लाल, इस प्रकार की, इसीलिए लगभग 50% क्षेत्र में पाई जाती है। गहरी काली मिट्टी, छिछली काली मिट्टी, ठीक है। अब इनको अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित करें तो गहरी काली हो जाती है, छिछली काली हो जाती है और सामान्य काली हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्माण तो बता ही दिया मैंने आपको इसको, ठीक है। किस किस रूप में मिलती है? गहरी काली मिट्टी। अब गहरी काली मिट्टी को देखो कैसी दिखाई देती है, देखो तीनों यहाँ पर दे रखी, 1 2 3। पहली एकदम डार्क दिख रही है तो ये गहरी काली, फिर उसके बाद क्या है? ये है गहरी काली, ठीक है। ये आ जाती है सामान्य, है ना, सामान्य, या फिर इसको मध्यम काली बोल सकते हैं, और ये हो जाती है छिछली, सबसे नीचे वाली को छिछली, या फिर लाइट ब्लैक, डार्क ब्लैक, मीडियम ब्लैक और लाइट ब्लैक, ठीक है। कलर उड़ जाता है ना, जैसे आप ब्लैक कलर की पैंट लेके आए, जीन्स लेकर आए, उसका कलर उड़ जाता है थोड़े समय में, तो क्या हो जाती है? छिछली काली, ठीक है। तो यह मिट्टी मध्य प्रदेश के नर्मदा, है ना, छोटे क्षेत्र में पाई जाती है। नर्मदा घाटी, मालवा, सतपुड़ा पठार में विस्तृत, है ना, के विस्तृत भागों में लगभग 1 लाख हेक्टेयर भूमि पर पाई जाती है। मेंस के हिसाब से डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के हिसाब से डाटा आपको याद रखना है, ये चेंज नहीं होता है ना, ये स्टैटिक वाला डाटा है। काली मिट्टी फैल जाएगी क्या? काली मिट्टी कहीं फैलेगी क्या, है ना? वन का डाटा चेंज होता रहता है, ठीक है। पानी का डाटा चेंज होता रहता है, वर्षा का डाटा चेंज, लेकिन ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है। 1.4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ये पाई जाती है। इसमें चिकनी मिट्टी की मात्रा लगभग कितनी होती है? 20 से 60% होती है। मतलब सबसे बारीक दाने वाली मृदा जो होती है 20 से 60% इसमें देखने को मिलती है। इसकी गहराई कितनी है? 1 से 2 मीटर की गहरी मोटी परत के रूप में हमको मिलती है। 1-2 मीटर की गहरी परत हमको देखने को मिलती है। खोदे जाओ तो 1-2 मीटर तक आपको काली मिट्टी मिलती है, ठीक है। प्रदेश में यह मिट्टी किस किस चीज़ के लिए? गेहूँ, तिलहन बहुत महत्वपूर्ण है,
चना भी हमारे यहाँ होता है, ज्वार के लिए इंपॉर्टेंट है, कृषि के लिए उपयोगी होती है, मुख्य रूप से ये वाली। ठीक है, तो नर्मदा घाटी के दोनों तरफ जो बात करें तो हम कौन सा, गेहूं होता है, अच्छा पानी की आवश्यकता अच्छी है, तिलहन है, चना है, ज्वार है, इनको पानी की आवश्यकता है, इसीलिए ये क्षेत्र में ये मृदा देखने को मिलती है, कृषि के लिए उपयोगी है। छिछली काली मिट्टी है ना, अगली मिट्टी कौन सी है, छिछली काली मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से छिंदवाड़ा है ना, एकदम कॉर्नर वाले इलाके में मिलेगी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल जिलों में पाई जाती है ना, ये एकदम नीचे वाले क्षेत्रों में। ठीक है, ये गहरी काली हो गई, यहाँ पर क्या हो गई, ये छिछली काली हो गई नीचे की तरफ, ये छिछली काली वाला इलाका हो गया, ये गहरी काली वाला बीच में नर्मदा के आसपास, और मध्यम काली बाकी मालवा के पठार पर मिलती है ना। राज्य में इसका क्षेत्रफल लगभग कितना है, 75 लाख एकड़ है ना, 75 लाख एकड़ हो जाता है। इसका कितना है, 1.4 लाख हेक्टेयर ही है ना, कितना है यहाँ पर 75 लाख हेक्टेयर इसका एरिया हो जाता है। ठीक है, जो राज्य का लगभग कितना प्रतिशत है, 7.5% में देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या हो जाता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, कि कृषि के लिए है ना, कि कृषि के लिए उपयोगी है। इसमें लोहा और एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन है ना, लोहा, एल्यूमिनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, चूना की कमी पाई जाती है, इसमें थोड़ी सी कमी है ना, इसीलिए इसका कलर क्या है, देखो लोहे की कमी है, एल्यूमिनियम की कमी है, थोड़ा चूना कम है, तो अल्टीमेटली इसका कलर क्या होगा, थोड़ा सा डल होगा। लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, चूना, इनकी कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में बाजरा क्या क्या होता है, ज़्यादातर बाजरा होता है, आलू होता है, रागी, मूंगफली है ना, ये इसके अंदर ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अंतिम रूप से आ जाती है सामान्य काली मृदा, ये दोनों के बीच की प्रॉपर्टी को लेकर आती है। इसमें लोहा होता है, चूना होता है, ठीक है, ये दोनों के साथ जुड़ी हुई मृदा होती है। देखिए, सामान्य काली सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है ना, सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी पाई जाती है ना, सर्वाधिक पाई जाती है ना। और काली मृदा कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काली मृदा कपास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। और इसी क्षेत्र में हमारा सोयाबीन भी होता है, सोयाबीन है ना, सोयाबीन भी इसी क्षेत्र में अधिकांशतः लिया जाता है। सामान्य रूप वाली हमारी काली कपासी मृदा, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है ना। और ये हमारी क्या हो जाती है, बहुत महत्वपूर्ण मृदा है, जिसमें है ना गेहूं हो रहा है, चावल हो रहा है, गेहूं, चावल, ठीक है, बाजरा, आलू, रागी, मूंगफली, गेहूं, तिलहन, चना, ज्वार, ये प्रमुख रूप से कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सबसे नीचे छिछली काली है, बीच में गहरी काली है, और सबसे ऊपर वाला जो क्षेत्र सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है उसमें सामान्य काली आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तीनों काली मृदा हमने यहाँ पर आपको बता दी। ठीक है, मैप के बेस पर भी देख ले, है ना। उसका निर्माण प्रक्रिया भी हमने लिख के बता दी, है ना, बेसाल्टिक रॉक से हुई है। निर्माण प्रक्रिया में वो जो शुरुआत की प्रक्रिया बताई थी शुरुआत में, वो जोड़ दीजिएगा। इसका अपर्दन होता है, अपक्षय होता है, उसके कारण बारीक कणों में भी फैल जाती है, मिट्टी उड़ा कर ले जाती है, पानी इसको बहा कर ले जाता है, और अंतिम रूप से जो मिट्टी का निर्माण होता है, या फिर वायु उसको उड़ा कर ले जाती है, और अंतिम रूप से जो बहुत महीन कण वाली बारीक मृदा का निर्माण होता है, वो कहलाती है हमारी काली मृदा। चलिए आ जाओ आगे। ठीक है, अब अगली मिट्टी हो जाती है लाल पीली मिट्टी, रेड येलो सॉइल, है ना। लाल पीली मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, ऊपर लाल नीचे पीली, दोनों सेक्शन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, लाल पीली मिट्टी, है ना। निर्माण की बात करें, देखो लाल एकदम गहरी लाल में दिखाई देती है, पीली अलग तरीके से दिखाई देती है। तो निर्माण की बात करें तो उसका निर्माण किससे होता है, निर्माण होता है पुरानी चट्टानों के अपक्षय अपरदन से, पुरानी चट्टानों के अपक्षय अपरदन से इसका निर्माण हो जाता है। उसके अलावा निर्माण के पश्चात क्या हो जाता है, इसका ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ क्या बन जाते हैं, ऑक्साइड्स बन जाते हैं। तो क्या बन जाता है, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका कलर क्या हो जाता है, रेड या लाल कलर की दिखाई देती है। आयरन ऑक्साइड के रिएक्शन के कारण लाल प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल कलर की मिट्टी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन अब आप बोलेंगे पीली कैसे हो गई सर, तो पीली भी कर लो भैया,
है ना। अब इसके अंदर क्या हो जाते हैं, सल्फेट्स आ जाते हैं, है ना, आयरन सल्फेट्स, है ना। यदि इसके अंदर सल्फेट, है ना, सल्फेट प्लस अधिक वर्षा, अधिक वर्षा, ऐसे क्षेत्र जहां पर क्या मिट्टी कैसी लाल है लेकिन वहां वर्षा क्या दिखाई देती है, अधिक दिखाई देती है, सल्फेट्स हो जाते हैं, तो वहां पर क्या हो जाती है, पीली हो जाती है। इसका रंग कैसा हो जाता है, पीली हो जाती है, पीली मृदा या येलो सॉइल के फॉर्म में आपको देखने को मिलती है। तो जहां पर आपको लाल मृदा दिखाई देगी वहीं पर आपको पीली भी दिखाई देगी। लाल ये एकदम सियान कलर की लाल दिखाई दे रही है। तो बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर हम कॉलेज जाते थे, है ना, पुराने समय पे, है ना, पुराना समय ही हो गया अब तो, उसको क्या ही बोले, है ना, 10 साल बीत चुके। पुराने समय में जब हम कॉलेज जाया करते थे तो वहाँ पर है ना पूरा जो खेत है, पूरे खेत है तो काली मिट्टी के है, लेकिन एक मैदान था जहाँ पर खेती नहीं होती थी, खाली पड़ा हुआ था, एक सरकारी स्कूल का ही बाजू का मैदान था, है ना। तो हम थोड़ी सी तड़ी मार के वहाँ जाया करते थे। लाल घाटी का मैदान कहा जाता था उसे, लाल घाटी का मैदान, पूरी घाटी में लाल लाल मिट्टी। यदि आप मिट्टी उठाकर उड़ाने लग जाओ तो ऐसा लगेगा कि आपने मतलब एकदम होली खेल डाली हो लाल रंग से। इतनी लाल जैसे ये दिखाई दे रही ना, तो एक्चुअल में इतनी लाल होती है मिट्टी, एक्चुअल में इतनी लाल प्रकार की मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, तो आपको ये जो लाल मिट्टी दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश में कहाँ दिखाई देगी, पूर्वी बघेलखंड के पठारी क्षेत्र में दिखाई देगी, है ना। ये आपको कहाँ दिखाई देगी, बघेलखंड, बघेलखंड, या फिर हम बोले तो पूर्वी पठार, पूर्वी पठार, पूर्वी पठार क्षेत्र पर यह मिट्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लाल पीली मिट्टी का निर्माण आर्कियन धारवाड़, ये पुरानी चट्टाने है ना, आर्कियन चट्टाने, धारवाड़ चट्टाने, इसमें खनिज मिलते हैं हमको। ठीक है, उसके अलावा गोंडवाना चट्टानों, है ना, गोंडवाना चट्टान ये भी पुरानी चट्टान है, इसमें भी खनिज पाए जाते हैं। इनके अपक्षय से, है ना, इनके क्षरण से, इनके क्षरण से इसका निर्माण होता है। लाल पीली मिट्टी साधारणतः साथ साथ पाई जाती है, लाल पीली साथ साथ ही पाई जाएगी, है ना। लाल रंग, है ना, किसके कारण होता है, लोहे के ऑक्सीकरण, लोहे के ऑक्सीकरण के साथ, और पीला रंग, है ना, फेरिक ऑक्साइड, है ना, फेरिक ऑक्साइड या फिर सल्फेट्स के कारण होता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड मिलेगा, आयरन ऑक्साइड मिलेगा तो लाल हो जाएगी, और फेरिक ऑक्साइड मिलेगा तो क्या हो जाएगा, उसके अंदर जल योजन या फिर अधिक वर्षा, मैंने आपको बताया था, जल योजन के कारण अधिक वर्षा यदि देखने को मिलेगी तो मिट्टी कैसी हो जाएगी, पीली हो जाएगी। कपड़ों को ज़्यादा धो तो कलर उड़ जाता है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, के कारण होता है। यह हल्की बलुई मिट्टी दिखाई देती है, हल्की बलुई प्रकार की मृदा दिखाई देती है, मतलब इसके कण थोड़े क्या होते हैं, मोटे रूप में दिखाई देंगे। यह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 36% भाग, कितना, 36% भाग पर पाई जाती है। ठीक है, मध्य प्रदेश के 36% भाग पर पाई जाएगी। इसके अलावा इसके अन्य नाम है चलका या फिर डोरसा, ये इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि ये लोकल नाम है। चलका बोल दो या फिर डोरसा बोल दो, ये इसके प्रमुख नाम के रूप में देखने को मिलेंगे हमको, चलका बोल दो या डोरसा बोल दो। ठीक है, इसमें यदि कृषि की बात करें तो कृषि में ये जो ज़्यादा उपजाऊ रूप से दिखाई देती है, किस चीज़ के लिए दिखाई देती है ना, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां यहाँ पर अच्छी दिखाई देती है। ठीक है, इस क्षेत्र में क्या, चावल, पानी अच्छा हो तो चावल बहुत अच्छा यहाँ पर हो जाता है। गेहूं भी यहाँ पर होता है, गेहूं के लिए भी अच्छी मृदा है। ठीक है, चावल तो होता ही है, गेहूं के लिए भी अच्छी मृदा के रूप में दिखाई देती है। कहीं पानी कम है तो ज्वार बाजरा भी इसके अंदर हो जाता है ना, इतनी ज़्यादा वो नहीं होती है ना, लेकिन मुख्य रूप से पत्तेदार सब्जियां, चावल और गेहूं इसके अंदर देखने को मिलता है ना। तिलहन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण नहीं होती है। इसका और ज़्यादा डिटेल वाला जो सेक्शन है ना, मृदा का एक एक बिंदु, वो हम किस में पढ़ेंगे, मृदा के एक एक बिंदु वाला सेक्शन जो हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, उसमें भी यही सब चीज़ें है ना, ज़्यादा कोई वो नहीं है ना। तो इसमें और पॉइंट देखो, है ना, और पॉइंट की बात कर लो, इस पर लाल मिट्टी पे लिख देते हैं हम। ठीक है, उसके अलावा इसमें यदि हम बात करें तो लोहा, है ना, लोहा की मात्रा अच्छी खासी होती है ना, लोहा इसके अंदर अच्छा खासा पाएगा। देखो आयरन का ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। ठीक है, ऑक्साइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसमें ह्यूमस, ह्यूमस, नाइट्रोजन, ह्यूमस हो गया, नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है
है ना, ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें क्या देखने को मिलेगी, आपको कमी देखने को मिलेगी। इतनी ज़्यादा ये ह्यूमस रिच नहीं होती है और इसमें नाइट्रोजन भी कम होता है। उर्वरक क्षमता काली मिट्टी की तुलना में थोड़ी सी कम होती है ना, उर्वरक क्षमता काली मिट्टी की तुलना में यहाँ पर हमको कम दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ तक की पिक्चर क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब हमारी कौन सी सॉइल आ रही है भैया, है ना, आ रही है जलोढ़ मिट्टी, है ना। कौन सी मिट्टी आ गई, जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के निर्माण प्रक्रिया की बात करें तो किससे होती है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अवसाद से। देखिए नदियाँ अपने साथ में बहती है और अपने साथ जो जो मिट्टी लेकर आती है वो जमा देती है ना। नदी अवसाद किससे निर्माण होता है, नदी अवसाद। नदी अवसाद से इसका निर्माण देखने को मिलता है ना। ठीक है, हर क्षेत्र में जहाँ भी नदियाँ हैं वहाँ पर इस क्षेत्र पे ऐसी नदियाँ मिलेगी। तो देखिए जलोढ़ मृदा आपको यही देखने को मिलेगी। ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र जो है यहाँ पे चंबल वाला क्षेत्र दिख रहा है, तो वहीं पर ही आपको क्या होगा, इस प्रकार की मृदा दिखाई देगी। देखिए ये बहुत उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ रूप में मृदा दिखाई देगी, है ना। और इसके दो प्रकार होते हैं। प्रकार की बात करो तो एक खादर और एक होता है बांगर। खादर और बांगर इसके दो प्रकार होते हैं। खादर जो होती है सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है। सर्वाधिक मतलब सभी मृदाओं में सबसे उपजाऊ, है ना। एलुवियल में भी सबसे उपजाऊ, मतलब जलोढ़ मृदा में भी सबसे उपजाऊ मृदा जो होती है वो हो जाती है हमारी खादर, और दूसरे नंबर पर आती है बांगर। ठीक है, बांगर मृदा जो होती है, पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं और नवीन जलोढ़ को क्या बोलते हैं, खादर। नवीन जलोढ़ को खादर बोलते हैं और पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम के ज्योग्राफी वाले लेक्चर जब आप देखेंगे तो उसके अंदर मिट्टी की और भी डिटेल मिल जाएगी आपको, है ना। चलो, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण बुंदेलखंड नीस, है ना, किससे निर्माण हो रहा है इसका, बुंदेलखंड नीस और चंबल नदी के निक्षेप द्वारा। बुंदेलखंड नीस और चंबल नदी के निक्षेप द्वारा इसका निर्माण हुआ है। यह मिट्टी प्रदेश के क्षेत्र में कहाँ मिलेगी, मुरैना, भिंड, ग्वालियर तथा शिवपुरी क्षेत्र में मिलती है। भिंड, मुरैना, ग्वालियर और शिवपुरी क्षेत्र में देखने को मिलती है। लगभग 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में ये पाई जाती है ना। 30 लाख एकड़ क्षेत्रफल में ये देखने को मिलती है। ठीक है, इतने क्षेत्रफल में ये मृदा देखने को मिलती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन जैव तत्व तथा फास्फोरस की कमी पाई जाती है ना। इसकी सबकी कमी पाई जाती है। बाकी इसके अंदर क्या हो जाता है, नाइट्रोजन व ह्यूमस की भी कमी पाई जाती है। नाइट्रोजन और ह्यूमस भी क्या होते हैं इसके अंदर, कम हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा चूना इसमें अच्छा मिलता है ना। फास्फोरस यहाँ पर अच्छा मिलेगा, फास्फोरस। ठीक है, यहाँ से ये फास्फोरस को हटाओ, है ना, फास्फोरस यहाँ से हटाओ। इसके अंदर पोटेशियम भी अच्छा मिलता है। फास्फोरस, कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं और इसके अंदर पोटेशियम पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। पोटेशियम भी इसके अंदर अच्छा पाया जाता है। ये घुलनशील पदार्थ है जो घुलकर अपने साथ में बहते रहते हैं। ठीक है, अन्य पदार्थों की इसके अंदर कमी पाई जाती है। मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 3% भाग पर ये पाई जाती है। यह चंबल नदी के उद्गम द्वारा लाई जाती है। ठीक है, चंबल नदी द्वारा मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र में जमा दी जाती है ये मृदा। ठीक है, चंबल नदी के द्वारा लाई जाती है। यह क्षेत्र मृदा अपरदन, है ना, से ग्रस्त है। ठीक है, यह क्षेत्र मृदा अपरदन से ग्रस्त है। निरंतर यहाँ पर बाढ़ें आती रहती है और बाढ़ क्या करती है, अपने साथ में पुरानी मिट्टी को ले जाती है और उसकी जगह नई मिट्टी जमा देती है और हर साल रिन्यू होती रहती है ये मिट्टी। और जो हर साल रिन्यू होती है उसको क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और जो हर साल रिन्यू नहीं होती उसे क्या कहेंगे, बांगर कहते हैं। ठीक है, जलोढ़ को दोमट, है ना, दोमट भी कहते हैं। जलोढ़ को किस नाम से जाना जाता है, दोमट मृदा भी कहा जाता है। जहाँ अवनाली का अपर्दन, ठीक है ना, जहां पर क्या हो जाता है, अवनाली का अपर्दन या फिर गली इरोजन। अवनाली का अपर्दन को क्या बोलते हैं, गली इरोजन। अपर्दन के कारण बीहड़ का निर्माण हुआ है। अवनाली का अपर्दन मतलब नदी ऐसी धाराओं के रूप में बहती है और छोटी छोटी खाइयां काट देती है और वो खाइयों के काट देने के कारण ही यहाँ पर अपर्दन देखने को मिलता है। ठीक है, खाइयों का अपर्दन या फिर अवनाली का अपर्दन के रूप में ये देखने को मिलती है। ठीक है, अगली आ जाते हैं कछारी मिट्टी। कांप या कछारी, क्या बोलते हो इसको, कांप या कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बाढ़ के
है ना, नदियों द्वारा बाढ़ के अपवाह क्षेत्र में निक्षेप के पदार्थों के रूप में होता है। प्रदेश में इस मिट्टी का विस्तार ग्वालियर, भिंड, मुरैना क्षेत्रों में देखने को मिलता है। यह मिट्टी गेहूं गन्ना कपास, है ना, कपास की फसल के लिए, है ना, कपास की फसल के लिए उपयुक्त देखने को मिलती है। ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गई हमारी कौन सी, एलुवियल सॉइल। ये दिखाई दे रही है आपको एलुवियल। तो कांप कछारी कैसी दिखाई देती है, ये इस प्रकार की मिट्टी दिखती है। देखो थोड़ी सी रेतीली प्रकार की होती है, रेतीली, है ना। कैसी निर्मित होती है, नदी द्वारा। नदी द्वारा मतलब जो कछारी मिट्टी है वो क्या एलुवियल सॉइल ही है, एलुवियल सॉइल ही है। उसको कांप कछारी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, उसके अलावा अन्य नाम के रूप में भी इसे जाना जाता है। जैसे अन्य नाम के रूप में इसे देखें, अन्य नाम में इसको काली को, इसकी लाल की बात करें तो क्या बोलते हैं, चलका और डोरसा बोलते हैं। ठीक है, वैसे इसको क्या बोलते हैं, कछारी मिट्टी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, रेतीली प्रकार की होती है ना, और निरंतर रिन्यू होती रहती है। ठीक है, चलो मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी कहाँ मिलेगी, इस वाले क्षेत्र में देखो मिश्रित, है ना, लाल काली पीली सब मिक्स आपको मिल रही है ना। ये मिक्स वाला क्षेत्र हो जाता है जो बुंदेलखंड के पठारी क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है। ठीक है, पूर्वी पठार और बुंदेलखंड का पठार, देखो यहाँ से काली आ रही है, इस तरफ से काली आ जाती है, इधर से लाल आ जाती है, इधर से पीली आ जाती है, और तीनों का क्षेत्र क्या हो जाता है, तीनों का क्षेत्र हो जाता है मिश्रित मिट्टी के रूप में। प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में लाल पीली तथा काली, लाल पीली तथा काली मिट्टी का जो मिश्रित क्षेत्र पाया जाता है। अब लाल काली पीली तीनों का निर्माण देख लिया है, तो निर्माण देखने की जरूरत ही नहीं है, तो मिश्रित क्षेत्र के रूप में पाई जाती है। यह मिट्टी, है ना, फॉस्फेट, नाइट्रोजन एवं कार्बनिक पदार्थों की कमी वाली पाई जाती है, कम उपजाऊ क्षमता वाली है, क्योंकि ये सब मिक्स हो गई तो उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, इसमें कौन सी फसल लगाई जाए क्या है, तो हम थोड़ा मुश्किल हो जाती है। तो ये एक मिश्रित प्रकार की मिट्टी है, तो उपजाऊ क्षमता इसकी मिश्रित रूप से कम होती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, मोटे अनाज जैसे ये लिए जाते हैं। मोटे अनाज लाल मिट्टी में भी लिए जाते हैं। ठीक है, तो ज्वार, बाजरा और अन्य मोटे अनाज को इसके अंतर्गत लिया जाता है। यहाँ पर आप देखो मिश्रित मिट्टी तो दिखाई देगी नहीं, इन तीनों को मिला दो भैया, लाल पीली काली, इनको मिला दो तो जो मिट्टी बनेगी वो क्या हो जाएगी, हमारी मिश्रित मृदा के रूप में देखने को मिलेगी। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं लेटेराइट। ठीक है, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, प्लस वर्षा क्या हो जाती है, वर्षा जो होगी अधिक, अधिक वर्षा होगी, तो उससे क्या हो जाएगा, मिट्टी के कुछ कण यहाँ बहकर आ जाएंगे, है ना, बहकर आ जाएंगे, तो इसके अंदर जो होंगे जो खनिज, इसके अंदर जो खनिज होते हैं वो बहकर नीचे आ जाते हैं। खनिज का बहना, खनिज का बहना, खनिज बहकर क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, और ऊपर की तरफ जो मिट्टी बच जाती है वो किस प्रकार की मिट्टी होती है, लेटेराइट होती है। ऊपर के प्रकार जो मिट्टी होती है वो लेटेराइट प्रकार की मिट्टी होती है। इसके अंदर धात्विक खनिज, धात्विक खनिज, खनिज अधिक पाए जाते हैं, जैसे एल्यूमिनियम इसके अंदर पाया जाता है, मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है ना, मैग्नीशियम इसके अंदर पाया जाता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम, मैग्नीज, आयरन, है ना, आयरन इसके अंदर पाया जाता है। ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाएगी, और बाकी चूना, पोटास, पोटेशियम वो सब क्या हो जाएगा, बहकर नीचे आ जाएगा। इसी प्रक्रिया को, इसी बहने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, लिंचिंग। इसी बहने वाली प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है, लिचिंग या लिंचिंग की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है, जिससे पदार्थ बहकर नीचे आ जाते हैं और मिट्टी क्या हो जाती है, मिट्टी उपजाऊ क्षमता, उपजाऊ क्षमता कम हो जाती है, उपजाऊ क्या होती है, कम होती है। ठीक है, लेटेराइट का मतलब ही क्या होता है, ब्रिक रेड, ईंट, इसका मतलब क्या होता है, ईंट, ईंट जैसी लाल, ईंट जैसी लाल दिखाई देती है। ठीक है, उसके अलावा इसका उपयोग भी उसमें किया जाता है। उसके अलावा यदि हम बात करें, ये सूखने पर, सूखने पर, है ना, कैसी हो जाती है, ठोस हो जाती है।
एकदम मोटे मोटे डल्ले के रूप में ये जम जाती है ना, लाल मृदा जो होती है ना, सूखने पर कैसे हो जाएगी, ठोस हो जाएगी, बड़े बड़े मोटे मोटे डल्ले के रूप में जम जाएगी। मिट्टी बनाने में, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ज़्यादातर, सॉरी मिट्टी का ईंट बनाने में इसका ज़्यादातर उपयोग किया जाता है। ठीक है, ब्रिक रेड कलर की दिखाई देती है, लाल भूरी प्रकार की है। मध्य प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में 2.5% भाग पर पाई जाती है। ज्वार, मक्का, बाजरा इसके अंदर उगाया जाता है ना। छिंदवाड़ा और बैतूल वाले ऊंचे क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। मृदा के सबसे कम उपजाऊ प्रकृति के रूप में ये देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें से मुख्य खनिज तो बह के बाहर हो गए। यदि मुख्य खनिज इसमें से बहकर बाहर निकल गए तो अल्टीमेटली बचा क्या, उसके अंदर कुछ भी नहीं। इन खनिजों के साथ में, इन धात्विक खनिजों के साथ में कृषि करना मुश्किल हो जाता है। तो पहाड़ी ढालों पर है ना, इसमें कृषि की जाती है। और इसके अंदर यदि भारत की बात करें तो इसके अंदर चाय, कॉफ़ी, मसाले मुख्य रूप से इसके अंदर लिए जा सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, मसाले के लिए उपयुक्त प्रकार की मृदा होती है। इसीलिए मध्य प्रदेश के बैतूल वाले क्षेत्र में, बैतूल और उसके आसपास वाले क्षेत्र में हम क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पर काजू का उत्पादन कर रहे हैं। उसके अलावा इलायची का उत्पादन भी हम हमारे क्षेत्र में करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की मृदा अच्छी होती है। उसके अलावा चाय की भी हम कृषि करने की सोच रहे हैं, क्योंकि हम नए नए क्षेत्रों को बना रहे हैं, जिससे क्या हो, उत्पादन भी बढ़े। उसके अलावा हमको जो साउथ इंडिया से हमको मंगवाना पड़ता है वो भी नहीं मंगवाना पड़ेगा, कम मात्रा में मंगवाना पड़ेगा, और हमारे लिए चीज़ें क्या हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। ड्राई फ्रूट्स के लिए हम इन क्षेत्रों को डेवलप कर रहे हैं। तो ये कहाँ मिलेगी, ये छोटे छोटे से क्षेत्रों में, ये यहाँ ऐसी प्रकार की लेटराइट मृदा हमको यहाँ देखने को मिलेगी बस। ठीक है, ये थी मध्य प्रदेश की आखिरी, ये भी रेड कलर की ऐसी दिखाई देती है। देखो आपको लगेगा लाल मिट्टी है, लेकिन ये कैसी है, ये लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है जो ब्रिक रेड कलर की दिखाई दे रही। लाल मिट्टी मैंने आपको बताई थी एकदम लाल दिख रही थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्र फटाफट मृदा बता देता हूँ। यहाँ पर है साधारण काली, यहाँ पर है गहरी काली, इस क्षेत्र में है छिछली काली, ये है जलोढ़, यहाँ पर मिलेगी आपको कौन सी, जलोढ़ मृदा। ठीक है, यहाँ पर मिलेगी आपको मिश्रित मृदा, यहाँ पर आपको मिलेगी पीली, यहाँ पर आपको मिलेगी लाल नीचे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको मिलेगी लेटेराइट। ठीक है, और ऊपर की तरफ पर्वतों पर चढ़ेंगे तो कुछ प्रकार की पर्वतीय मृदा मिलती है, लेकिन उसका कोई क्षेत्र ज़्यादा देखा नहीं जाता मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलो आगे, है ना। मैप को एज इट इज़ बना सकते हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पुश कर लो, फिर देख लो। मध्य प्रदेश के मैप के ऊपर बनाना ही है इसको। ठीक है, भूमि के उपयोग के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश की एग्जाम में, मेंस में ये क्वेश्चन बनता ही है ना, कि भूमि उपयोग बताओ, है ना। किसका भूमि उपयोग बताओ, मध्य प्रदेश में भूमि का उपयोग बताओ। तो इसको हम समझते हैं, भूमि उपयोग क्या होता है। छत्तीसगढ़ के, है ना, छत्तीसगढ़ से अलग होने के पश्चात, छत्तीसगढ़ से अलग होने के बाद पुनर्गठित मध्य प्रदेश का, है ना, पुनर्गठित मध्य प्रदेश का कुल, है ना, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना रह गया है, 307.56 लाख हेक्टेयर रह गया है। ठीक है, 307.56 लाख हेक्टेयर रह गया है। इसमें 2009-10 की बात करें, 9-10 के लिए मध्य प्रदेश का भूमि उपयोग वर्गीकरण यह दर्शाता है कि राज्य का लगभग आधा, राज्य कितना, लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 49% क्षेत्र क्या है, बलुई क्षेत्रफल है ना। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त बात करें तो क्षेत्रफल में परती और खेती का ऐसा क्षेत्र देखने को मिलता है, परती भूमि का क्षेत्र देखने को मिलता है, या फिर अन्य जैसा क्षेत्र देखने को, क्षेत्रफल में परती और खेती योग्य बेकार भूमि, है ना, इसके अंतर्गत आ जाती है। परती भूमि क्या हो जाती है, जो उपजाऊ कम होती है। ऐसी भूमि जो क्या है, कम उपजाऊ है, वो किस रूप में देखने को मिलेगी, हमको परती भूमि के रूप में देखने को मिलेगी। है ना, चलो, इस प्रकार उपयुक्त तकनीकों के द्वारा प्रभावी प्रयासों से भविष्य में लगभग 57% भूमि को उत्पादन क्षमता में सम्मिलित किया जा सकता है ना। 9-10 के हिसाब से यदि हम बात करें 9-10 के लिए, तो मध्य प्रदेश में भूमि उपयोग वर्गीकरण में दर्शाता है कि लगभग आधा भौगोलिक क्षेत्र, लगभग 49% बलुई क्षेत्र है
है ना क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त क्षेत्रफल जो है वो प्रति और कैसा है, कृषि भूमि वाला है। प्रति क्षेत्रफल जो होता है वो क्या हो जाएगा, जिसमें कृषि नहीं की जा सकती, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्वत दिखाई दे रहे हैं, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, ठीक है, फिर पठारी क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, उससे क्या चीजें बदल जाती है, ठीक है, ऐसे भूमि क्षेत्र हो जाते हैं। इसीलिए आगे जाकर हम कितना 57% क्या करने वाले हैं, सम्मिलित करने वाले हैं क्षेत्र को। बेकार भूमि के विकास एवं जल संरक्षण, उसका क्या करना है, बेकार भूमि का विकास और उसमें ही जल संरक्षण की योजनाओं पर विशेष जोर देकर जीविका के नए नए साधनों के द्वारा द्वार खोले जा रहे हैं, है ना, के द्वार खोले जा रहे हैं, जिससे क्या हो, है ना, लोग उद्योगों को थोड़ा सा अलग प्रकार से बढ़ावा दे, है ना, उद्योगों को अलग प्रकार से बढ़ावा दे, जिससे क्या हो जाएगा, हमारे उद्योग और फलेंगे फूलेंगे और कृषि आधारित उद्योगों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, है ना। यहाँ यह भी महत्वपूर्ण है कि राज्य में 2/3 कितना, राज्य में 2/3 से अधिक, है ना, 2/3 से अधिक लगभग, यदि हम बात करें 67 to 61% संचालित जोते लघु सीमांत प्रकृति की है। कैसी है, लघु और सीमांत, ये छोटी जोते हैं, मतलब ऐसा है कि छोटे छोटे खेत है, ये छोटे खेत है, खेत बटाई हो चुकी है लोगों ने, है ना, एक व्यक्ति था जिसके पास इतना बड़ा खेत था, है ना, एक व्यक्ति था, उसकी चार बच्चे थे, तो चारों बच्चों को उन्होंने ऐसा बांट दिया, ठीक है, ये 4 थे तो इनके सबके कितने हुए, 2-2 बच्चे और हुए, तो इन्होंने फिर से 2-2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है, 2-2 हिस्सों में खेत को बांट दिया। तो अब इससे क्या हो गया, ये खेत बट के क्या होगा, छोटे छोटे हिस्सों में हो गए। यदि ये सब एक साथ उगाई करते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, ज्यादा भूमि के अंदर उत्पादन देखने को मिलता है। ये जो बटाई वाला क्षेत्र है, इसमें उत्पादन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, इसमें हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सब लाइनें जो है इसमें कोई उत्पादन देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें खेत कैसी करनी है, लघु और सीमांत से क्या करनी है, बड़ी करनी है। मान लिया कि इन दोनों ने क्या कर लिया, साठ गांठ कर ली और ये दोनों एक साथ कृषि करने लगे, है ना, ये सब भाई एक साथ हो गए और ये एक साथ कृषि करने लगे, तो ये सीमांत हो गए। ये कौन सी है, ये लघु 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 छोटे छोटे खेत, ये और बढ़ गए लघु, ये क्या होगा, सीमांत। लेकिन ये पूरा बड़ा खेत था पहले एक ही भाई का, ठीक है, पिताजी का था, और उन्हें बढ़ते गए, तो क्या होगा, ये लघु और सीमांत के अंतर्गत चले गए। और इसमें कुछ ने तो कृषि करना भी बंद कर दिया, कुछ सब्जी लगा रहे, चारा लगा रहे, तो जो बड़ी कृषि भूमि थी अब हमारे चारा और उसमें क्षेत्र में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। ये बड़ी समस्या है मध्य प्रदेश की। कृषि की समस्या आगे जाकर हम कुछ चीज़ें सॉल्व करेंगे, उसमें कृषि की समस्या और बाकी सब के बारे में हम बात कर लेंगे, है ना। मृदा की उर्वरा शक्ति के बारे में बात करते हैं। देश के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय स्तर पर भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS, है ना, GIS टेक्निक है जो आपको उसमें भी दी हुई है, GIS टेक्निक दी हुई है हमको मेंस में, है ना, पढ़ते ही है। GIS टेक्निक के आधार पर मृदा उर्वरता की स्थिति के नक्शे पर दर्शाए गए हैं, जो कि देश के विभिन्न जिलों में मुख्य पोषक रसायनों, किसके बारे में बात करते हैं, पोषक रसायनों, जैसे कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन के बारे में, फास्फोरस के बारे में, पोटेशियम के बारे में ये बात करते हैं कि नाइट्रोजन होना चाहिए, फास्फोरस पोटेशियम मृदा में कितना है, उसकी बात ये करते हैं। उपलब्ध स्थिति की वितरण प्रदर्शित करते हैं। तो पोषक तत्वों के आधार पर बात करें तो मध्य प्रदेश में मृदा उर्वर नक्शे के अनुसार यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य के लगभग 1/3 1/3, है ना, 1/3 लगभग 30% जिले, 1/3 बोलते हैं या फिर लगभग 30% जिले नाइट्रोजन की कमी, क्या है इसमें, नाइट्रोजन की कमी देखने को मिलती है ना, और लगभग 60% जिले, लगभग 60% जिलों में, है ना, इसका मध्यम स्तर देखने को मिलता है। 60% जिलों में इसका मध्यम स्तर देखने को मिलता है। तो 6 और 3 9 तो चले गए, और 10% में ही नाइट्रोजन की है क्या है, उच्च क्षमता है। 10% में ही नाइट्रोजन की उच्च क्षमता दिखाई देती है, और ये 10% ही थोड़ा उपजाऊ है ना। उसमें भी कृषि का क्या क्षेत्रफल है, कितनी कृषि की जाती है, वो भी अलग अलग हो जाएगा, है ना। इसमें बात करें फास्फोरस उपलब्धता की दृष्टि से भी लगभग उतने ही प्रतिशत उपरोक्त प्रकार का विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। तो फास्फोरस में भी कैसा है, वही विभाजन है, 10% में सबसे ज़्यादा है, 60% मीडियम है, और 30% क्या है, बिल्कुल बहुत कम फास्फोरस देखने को मिलता है, ठीक है। कम उपलब्धता देखने को मिलती है, विभाजन कम उपलब्धता 31%, मध्यम उपलब्धता वाले 58% हो जाते हैं, है ना। उपलब्धता हो गई, मध्यम उपलब्धता 58% और उच्च उपलब्धता लगभग 11% ही देखने को मिलती है। जहाँ की पोटेशियम की बात करें,
है ना। अब कौन सा आ गया, पोटेशियम। पोटेशियम की उपलब्धता का प्रश्न है, तो केवल 15% जिलों में इसकी मात्रा कम है ना। 15% जिलों में इसकी मात्रा कम है, और लगभग 85% हमको क्या दिखाई दे रही, जबकि एक तिहाई जिलों में है ना क्या है, मध्यम स्तर है, 1/3 में मध्यम स्तर दिखाई दे रहा है, और 52% जिलों में उच्च स्तर देखने को मिलता है। मतलब पोटेशियम वाली मृदा है हमारे यहाँ, मृदा में पोटेशियम की मात्रा अच्छी है, बाकी नाइट्रोजन की और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। हमको इन दोनों की ही कमी पूरी करनी है, लेकिन हमको ये ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान नहीं होने के कारण हम क्या करते हैं, पोटेशियम युक्त भी खाद डाल देते हैं। और यदि पोटेशियम युक्त खाद यदि हम बिना सॉइल टेस्ट करे डाल देते हैं, तो कंडीशन क्या बनती है, कंडीशन यही आपके सामने आती है कि तो आपकी मृदा की क्वालिटी ही खराब हो जाती है। मृदा की क्वालिटी खराब हो जाती है, क्योंकि उससे लवण बन जाते हैं, है ना, उससे सॉल्ट्स बन जाते हैं, और ये हमारे क्षेत्र को प्रभावित करती है ना। कि उपलब्धता राज्य में पाई गई है, और सारणी मध्य प्रदेश की भू उर्वरता शक्ति के विवरण को, यह सारणी मध्य प्रदेश की भू उर्वरता शक्ति के वितरण को, है ना, जिलेवार प्रदर्शित करती है। जिलेवार हर जिले के हिसाब से ये शक्ति बताई जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि मृदा की उर्वरक क्षमता को कैसे हम देख सकते हैं। ये 3 बड़े फैक्टर है जिनसे उर्वरक क्षमता हमारी दर्शाई जाती है मध्य प्रदेश में। चलिए आगे बात कर लेते हैं। मृदा संरक्षण की कुछ विधियां हैं, है ना। देखो, ये आपको सीधे सीधे 2-3 चीज़ों में पूछा जा सकता है। ये सीधे सीधे 7 मार्कर में सीधे क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको सीधे सीधे 10 मार्कर में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो आपको ऐसे में पूछा जा सकता है ना, निबंध में भी ये पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के बारे में बताइए। वन संरक्षण, वनों का संरक्षण करेंगे तो मृदा वहां पर क्या होगी, पकड़ के रखेंगे वन, है ना। वन यदि मृदा को पकड़ कर रखेंगे, उनकी जड़ें होल्ड करके रखेगी मृदा को, तो क्या हो जाएगा, भारत में या फिर संपूर्ण मध्य प्रदेश की बात करें अभी तो मध्य प्रदेश में जो लैंडस्लाइड है वो कम हो जाएंगे, है ना। लैंडस्लाइड की हम बात करते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में लैंडस्लाइड अर्थात क्या हो जाता है ना, भूस्खलन में कमी आएगी, है ना। भूस्खलन में कमी आएगी, और अपर्दन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भूस्खलन में कमी आएगी, और अपर्दन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी के कारण वृक्षारोपण करेंगे तो भी इसका भी यही फायदा है, तो भूस्खलन कम होते जाएंगे, मृदा अपर्दन कम होगा। उसके अलावा वृक्षारोपण से एक और फायदा होता है ना, जल स्तर में वृद्धि देखने को मिलती है। जल स्तर क्या होता है, निरंतर वृद्धि होती रहती है ना। भूमिगत जल में निरंतर वृद्धि होती है, उससे क्या हो जाता है, तापमान में भी कमी होती है। बहुत सारे फायदे हैं वृक्षारोपण से, तो तापमान में भी कमी होगी। सीढ़ीदार खेती बनाना, है ना, सीढ़ीदार खेत बनाना, क्योंकि मध्य प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलता है, तो उसमें सीढ़ी नुमा खेती की जा सकती है। एज कंपेरेटिवली हम पहाड़ को फोड़ना शुरू करें तो सीढ़ी नुमा खेती करें, जिससे क्या हो जाएगा, हमें फायदा होगा। ठीक है। नियोजित चराई मतलब ऐसे क्षेत्रों में चराई की जाए जो कैसे है ना, जो कम उपजाऊ क्षेत्र है, या फिर चारा अलग से लगाया जाए, है ना। यदि हम घास के मैदानों में ही चराई शुरू कर देते हैं, तो चराई करने से क्या हो जाती है ना, वहाँ पर उपजाऊ क्षमता कम होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि आपने चरवा लिया तो वो हरापन वहाँ पर कम हो जाएगा, ग्रीनरी कम हो जाएगी। फिर आपने चरवा लिया तो और ग्रीनरी कम हो गई। उसके अलावा ठीक है, देखो, थोड़े मेरिट है, थोड़े डीमेरिट है दोनों चीज़ों के, है ना। जैसे पशु चरेंगे तो फिर उसके बाद उससे क्या बनेंगे, उनका मलमूत्र वहाँ पर जाएगा, और मलमूत्र से क्या हो जाएगा, वापस से वहाँ पर उपजाऊ क्षमता बढ़ेगी अल्टीमेटली। जैसे गोबर हो जाता है, गोबर भी क्या है, एक फर्टिलाइजर ही है एक प्रकार से, ठीक है। और जो गौमूत्र रहता है वो भी एक प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो अल्टीमेटली वो मिट्टी में मिलता जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फर्टिलिटी तो बढ़ेगी, है ना। लेकिन जब चराई की जाती है तो चराई में क्या होता है, अधिकांश जो छोटे पौधे रहते हैं जो क्या बन पा सकते हैं, एक बड़ा पेड़ बन सकते हैं, और मृदा को बहुत ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, उनको भी ये चर लेते हैं। यदि उनको भी चर लेते हैं, क्योंकि उनकी मिट्टी बहुत अच्छी, मतलब उनके पत्ते ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, है ना, उनको यदि खा लेते हैं तो वो क्षेत्र कैसा हो जाता है, एक मैदान ही बना रहेगा निरंतर। एक पौधे को बढ़कर पेड़ बनने में कितना समय लगेगा, 15-20 साल लग जाएंगे। और यदि उस पौधे को अभी खा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, पौधा छोटा हो जाएगा और ख़त्म ही हो जाएगा। अब वो हर बार उगेगा, फिर चराई हो जाएगी, फिर वहीं ख़त्म हो जाएगा, फिर उगेगा,
क्योंकि डायबैक वाली कंडीशन आती है पर्यावरण में, हम देखते हैं डायबैक कुछ गुठलियाँ या फिर कुछ ऐसी चीज़ें ऐसी पड़ी रहती है और जैसे पानी और सूटेबल कंडीशन मिलती है तो फिर उग जाते हैं। आपने देखा होगा ना कि अभी पानी गिरेगा तो वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है, चारा वारा कहीं से भी उग जाता है, कैसे भी आपके घर की मुंडेर पे से या फिर घर के किधर भी कोने में छोटा सा पीपल का पेड़ उग जाता है, कुकुर मुत्ते आ जाते हैं, छोटी मोटी घास निकल जाती है। तो वो किस कारण से हुई, वो इसी कारण से हो जाती है। नियोजित चराई कराएं, ठीक है, जिससे क्या हो, जो छोटे छोटे पौधे हैं वो वृक्ष बन सके, जिससे क्या हो, हरियाली बढ़ेगी, है ना। बांध बनाना, है ना, बांध बनाना, मेड़ बनाना, जिससे क्या हो, है ना, मृदा बहे नहीं पानी के साथ में, पानी के साथ में मृदा नहीं बह जाए, क्योंकि अधिक वर्षा होती है तो मृदा आपकी क्या हो जाएगी, निक्षालित हो जाएगी, वहां से निक्षालित होकर बहती जाएगी और आपकी उर्वर मृदा चली जाएगी और नीचे कैसी मृदा बच जाएगी, कंकड़ पत्थर वाली मृदा बच जाएगी, जो हमने किस में देखा, लेयर में देखा। जैविक कृषि को बढ़ावा देना, जैविक कृषि को बढ़ावा देने से क्या हो जाएगा, जैविक रूप से आप उपयोग करेंगे तो उससे क्षारीयता में कमी आ जाएगी, क्षारीयता में कमी आ जाएगी। लवण जो रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, क्षारीयता मतलब लवण, है ना, खारी मृदा हो जाती है। खूब सारे हम उसके अंदर, है ना, जो केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं या फिर हम कैसे डालते हैं, जैविक कृषि का उपयोग नहीं करते हैं और हम पेस्टिसाइड्स डालते हैं उसके अंदर या फिर हम कीटनाशी डालते हैं, तो वो जैविक कृषि के अंतर्गत नहीं होंगे और वो केमिकल के रूप में वैसे ही पड़े रह जाते हैं, या तो हमारी खाद्य श्रृंखला में आ जाते हैं या फिर जीवों की खाद्य श्रृंखला में उपलब्ध हो जाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। बाढ़ नियंत्रण, है ना, बाढ़ नियंत्रण कैसे हो जाता है, यदि पेड़ पौधे अच्छे लगे रहेंगे, है ना, पेड़ पौधे अच्छे लगे रहेंगे तो मृदा को पकड़ कर रखेंगे, मृदा को पकड़ कर रखेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, है ना, कीचड़ वाला क्षेत्र बहेगा नहीं, है ना, पूरी मिट्टी बहेगा नहीं, कीचड़ नहीं बहेगा। तो बाढ़ नियंत्रण का भी एक काम करेंगे, पानी को एक क्षेत्र से मेड़ तोड़कर सिटी में नहीं घुसने देंगे, है ना, पानी को मेड़ तोड़कर सिटी में नहीं घुसने देंगे। यदि यहाँ पर पेड़ लगे हैं, यहाँ पर एक सीधी रेखा में ऐसे पेड़ लगे हुए हैं तो पेड़ों ने मिट्टी को होल्ड करके रखा हुआ है, ये पेड़ लगे हुए मिट्टी को होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से यदि पानी आता है सीधा तो ये पानी इस मेड़ को तोड़ नहीं पाएगा और ये क्या हो जाएगा, इधर से इधर मुड़ जाएगा। तो शहरों में आने वाली बाढ़ जो हो जाती है अचानक से पर्वतीय क्षेत्र से शहरों में आ जाती है, यदि ये पेड़ नहीं होते तो ये क्या हो जाते, पेड़ों की मेड़ लगी हुई है तो ये बाढ़ को रोकेंगे या फिर डाइवर्ट कर देंगे, एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ देंगे, है ना। समोच्च रेखा में जुताई, एक जगह से, है ना, किसी भी क्षेत्र को यदि ऊंचा क्षेत्र है तो उसको फोड़ फोड़ा के या फिर गड्ढा करके नीचे नहीं लाना, एक बराबर जो क्षेत्र है उसमें ही कृषि करते जाए। ये ऊंचा क्षेत्र है, ऊंचे क्षेत्र में ही कृषि करें, जलवायु के हिसाब से, यहाँ पर उच्च क्षेत्र के हिसाब से करें, यहाँ पर अन्य क्षेत्र के हिसाब से कृषि करें, है ना। समोच्च क्षेत्र मतलब एक जैसे ऊंचे क्षेत्रों पर क्या की जाए, एक जैसे कृषि को बढ़ावा दिया जाए, है ना। सस्यावर्तन या फिर फसल चक्रण, सस्यावर्तन या फिर फसल चक्रण, है ना। क्रॉप सर्कुलेशन, पहले मान लिया कि गेहूं लगा दिया, फिर उसके बाद दालें लगा दी, दाल की एक फसल लेना जरूरी है बीच में, फिर उसके बाद क्या कर दी, जायद की फसल लगा दी, रबी खरीफ जायद ऐसा चलने दे, तो उससे क्या होता है, फसल चक्रण से पोषक तत्व भी बहुत अच्छे तरीके से बने हुए रहते हैं हमारे मृदा के अंतर्गत, ठीक है। उसको भी हम पूरा उसमें साइंस वाले चैप्टर में आपका पूरा बताई हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। भूमि उद्धारण या फिर भूमि सुधार, है ना, इसमें क्या हो जाता है कि मृदा में कितनी जल धारण करने की क्षमता है वो भी देखा जाए, मृदा में किस प्रकार के पोषक तत्व की कमी है, ऐसा नहीं कि मन से ही उसके अंदर डाले जा रहे हैं हम खाद, ठीक है, जिस चीज़ की कमी है वही प्रकार की खाद डाली जाए, है ना, उसी प्रकार की जैविक खाद का उपयोग किया जाए, तो इसे ही क्या कहते हैं, भूमि सुधार या फिर भूमि उद्धरण। कहीं पर बहुत सारे बोल्डर वाली मृदा है तो बोल्डर वाली मृदा में से बोल्डर को अलग करते जाएं, धीरे धीरे उनको निकालें, उसके बाद मृदा को क्या करें, एक लेवल करें, लेवल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मृदा का एक क्षेत्र बन जाएगा। जहाँ पर मिट्टी कम होती है वो परती भूमि कहलाती है, जहाँ पर पत्थर ज़्यादा होते हैं उस पर कृषि करना उपयुक्त नहीं होता है, इसीलिए वहाँ क्या कर सकते हैं आप, पेड़ पौधे लगा सकते हैं, है ना, वहाँ पर पेड़ पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि वहाँ कृषि तो की नहीं जा सकती है, तो जहाँ थोड़ी बहुत मिट्टी दिख रही है उसमें पेड़ों को रोपा जा सकता है, जिससे वो पत्थर एज इट इज वहाँ पे बने रहे और बाढ़ नियंत्रण का भी काम करे, मृदा अपरदन को रोके, तो ऐसे काम किए जा सकते हैं। क्योंकि पूरे पत्थरों को उखाड़ कर आप खेत
जैसा मैदान तो बना नहीं सकते, है ना। तो इसीलिए उनको उसी जगह संरक्षित कर दो, वहाँ पर पेड़ लगा दो बीच में, तो जड़ें क्या चली जाएगी, पत्थरों के बीच में चली जाएगी पानी ढूंढते हुए, वो तो अपने आप ही हो जाता है ना। आपके घर के आसपास जितने पेड़ लगे हैं उसमें तो आपने पानी डाला नहीं होगा, लेकिन वो सालों से हरे भरे हैं, वो अपने आप ही पानी ढूंढ लेते हैं नीचे से, ठीक है। कृषि की पट्टीदार विधि का अपनाना, कृषि की पट्टीदार विधि को अपनाना, अलग अलग पट्टियों में, मतलब कुछ पट्टी में क्या लगा दिया, अनाज लगा दिया, कुछ में दालें लगा दी, फिर अनाज लगा दिया, दालें लगा दी, तो मिश्रित प्रकार की कृषि का भी उपयोग किया जाए, है ना। फसल चक्रण का उपयोग, फसल चक्रण अलग होता है ना, फसल चक्रण मतलब एक समय के बाद दूसरी फसल लगाना, है ना। जैसे ठंडी में हमने गेहूं लगाया, ठीक है, ठंडी के बाद हमने क्या एक दाल का सेशन ले लिया, जो किसमें आ जाता है, दाल का सेशन ले लिया, फिर दाल के बाद जायद ले ली, फिर उसके बाद गेहूं ले लिया, ऐसा, ये क्या है, फसल चक्रण है, ठीक है। और पट्टीदार कृषि में क्या हो जाता है, एक पट्टी पे गेहूं लगाया, एक पट्टी पर अन्य दाल लगाई, एक पट्टी पर कुछ और लगा दिया, ठीक है। मतलब जो उस सीजन की फसल है अलग अलग लगा दी। जैसे एक फसल में बीमारी होती है तो वो फसल खत्म हो जाएगी, लेकिन दूसरी फसल में वो बीमारी नहीं लगेगी, सेम बीमारी दो फसलों में नहीं लगती एक जैसी, ठीक है। तो जो बीमारी इसमें लगी तो उसके कारण आपकी फसल बच जाएगी, मतलब पूरा खेती खराब नहीं हो जाएगा। यदि आपने पूरे खेत में एक जैसी फसल लगा रखी है, ठीक है, जैसे मान लिया कि आपने पूरे में बैंगन लगा रखा है, वो बैंगन में इल्लियां हो गई, ठीक है, तो पूरा बैंगन खराब, ठीक है। तो आपने बैंगन लगा दिया, फिर गेहूं लगा दिया, फिर बैंगन लगा दिया, फिर बटला लगा दिया, फिर ऐसे जो भी फसलें लगती है ना सीजन के हिसाब से वो लगा दिया, तो एक में बीमारी होने पर दूसरी फसल खराब नहीं होगी, मतलब आपको उसका कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ अर्निंग आपकी आ जाएगी, पूरा नील बटे सन्नाटा नहीं होगा। तो ये क्या था, मृदा संरक्षण की विधियां थी हमारी, है ना, पूर्ण रूप से। उसके अलावा बहुत सारी फैक्चुअल चीजों के बारे में देख लो। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहां पर, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, दक्कन, महाराष्ट्र का दक्कन देखने को मिलता है। काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है, उत्तम क्या, सर्वोत्तम माना जाता है। लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य का प्रमुख धान क्षेत्र है, याद रखना, पहले ही बता दिया था, धान या फिर उसके अंदर चावल लिया जाता है। लाल पीली मिट्टी में नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की अनुपस्थिति में उर्वरकता की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, जलोढ़ मिट्टी है, जो उत्तरी क्षेत्र में दिखाई देती है, भिंड, मुरैना, है ना, ग्वालियर में। जलोढ़ मिट्टी की प्रकृति उदासीन होती है, जलोढ़ मिट्टी एकदम उदासीन प्रकृति की, ना तो अम्लीय ना तो क्षारीय। जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र राज्य की प्रमुख सरसों उत्पादन का क्षेत्र है, बहुत महत्वपूर्ण। भिंड, मुरैना, ग्वालियर में किस प्रकार की कृषि होती है ना, सरसों उत्पादन वहां पर सर्वाधिक होता है, इसीलिए फैक्चुअल चीजें आखिरी में रख दी है, जिससे आपको और चीजें याद रहे। इन पॉइंट को उसमें भी लिखा जा सकता है जो मैंने आपको नोट करवा दिए इसके पहले, ठीक है। लेटराइट मिट्टी क्षेत्र राज्य के मुख्य मसाला क्षेत्र है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, मसाला उत्पादन हम कर रहे हैं पर्वतीय क्षेत्रों में, ठीक है, जिसमें हम काजू का उत्पादन शुरू कर दिया है, इलायची का उत्पादन शुरू कर दिया है, अन्य जैसे कॉफी का उत्पादन भी करा है, ठीक है, तो ये मसाले में ही आते हैं। रीवा पन्ना के पठार में सबसे अधिक डोरसा मिट्टी या मिश्रित मिट्टी पाई जाती है, कौन सा, रीवा पन्ना के पठार पर, है ना, मिश्रित या डोरसा मिट्टी पाई जाती है। आगे बात करें, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपरदन वाला जिला कौन सा है, मुरैना, ये फैक्चुअल चीजें हैं, मुरैना में सर्वाधिक अपरदन देखा जाता है। मृदा अपरदन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु, है ना, क्राउलिंग डेथ, है ना, क्राउलिंग, बच्चे ऐसा रेंगते हैं, धीरे 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 चलती है ये मृत्यु, मतलब मिट्टी को ले जाएगी आपके साथ में और खत्म कर देगी उपजाऊ क्षमता, तो आपकी भूमि क्या हो जाएगी, मृत भूमि हो जाएगी, है ना, उपजाऊ क्षमता खत्म, मिट्टी खत्म, ठीक है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कृषकों के लिए, है ना, सॉइल कार्ड मिट्टी स्वास्थ्य योजना लागू की गई है, सॉइल कार्ड मिट्टी स्वास्थ्य योजना लागू की गई है। मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण संस्थान, है ना, बल्मी भोपाल में है, कहां पर है, बाल्मी भोपाल में, क्या है, राज्य स्तरीय मिट्टी परीक्षण संस्थान, मिट्टी का परीक्षण आप यहां पर भेजकर करवा सकते हैं। इसके छोटे छोटे सेक्टर भी खुले हुए हैं, वहां पर भी जाके मिट्टी परीक्षण किया जा सकता है। किसानों को समय समय पर विभागीय सलाह हेतु किसान संदेश का प्रकाशन भी किया जाता है, किसान संदेश का प्रकाशन भी इसके द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना संपूर्ण मध्य प्रदेश में लागू है ना। मध्य प्रदेश में उत्तरी भाग में भिंड, मुरैना, श्योपुर वाले सबसे अधिक मृदा अपरदन से प्रभावित क्षेत्र के रूप में दिखाई देते हैं, चंबल में, है ना। एमपी मंडी वेबसाइट, ठीक है, क्या है, एमपी मंडी वेबसाइट के अनुसार मध्य प्रदेश में मृदा को सात भागों में, है ना, बताया गया है, जबकि, है ना, अधिकांश पुस्तकों में वो व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा में मध्य प्रदेश की मृदा को 5 भागों में ही विभाजित किया गया है।
है ना। ठीक है, तो किसने बताया है? एमपी मंडी वेबसाइट ने 7 भागों में इसको बताया गया है, ये याद रखना है थोड़ा सा। ठीक है, ये भी आप फैक्चुअल चीज़ों को पॉइंट वाइज उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, चले आज के लिए, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम, है ना। हमने ये चीज़ें समझी, है ना, और आज का सेशन हमारा इतना ही होता है। और ये थी हमारी मृदा, मध्य प्रदेश की मृदा, मध्य प्रदेश का मृदा क्षेत्र। ठीक है, चलिए तो बने रहिए स्पेक्ट्रम आईएएस के साथ में। कोई क्वेश्चन होता है तो कमेंट करिए, मुझसे पूछिए, है ना, कॉल कीजिए एकेडमी पे, मुझ तक बात पहुंच जाएगी। टेलीग्राम पर जुड़िए, है ना। चलिए, तो स्पेक्ट्रम आईएएस के साथ बने रहिए। मेरा नाम है अंकित बिंजवा, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।